Hello friend, welcome back to our channel and good evening all of you. Today we will discuss some important question of Indian judiciary. आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्यायपालिका से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। तो जानेंगे उनके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो शुरू करते हैं अपनी इस आज की सीरीज को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर देखेंगे उनके आंसर। तो यहाँ पे आपके पास आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। तो कौन करती है भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व, आपके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या आपका सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट। तो भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व किया जाता है आपका किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में आपका क्या है, एकीकृत न्याय प्रणाली है, आपके इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम है, जिसके शीर्ष पे कौन आता है, आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय को आपका एपेक्स कोर्ट के नाम से भी आपका जाना जाता है। एंड यहाँ पे जो संविधान का रक्षक और अंतिम जो अपीलीय न्यायालय है आपका, वो कौन है, आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पे प्रश्न क्या था आपके पास कि भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व कौन करता है, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय। तो डिस्कस करते हैं अपना आज का सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। वर्तमान में भारत में 21 न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है आपकी, यानी जो उच्च न्यायालय होते हिंदी में हाई कोर्ट। तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना आपका 1862 में की गई। तो यहाँ पे जो उच्च न्यायालय है उनके बारे में आपकी बात की। तो वर्तमान में कितने न्यायालय हैं भारत में, हाई कोर्ट की अगर हम बात करें। फिर आता है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी 1862 में। तो यहाँ पे आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है, तो क्या आपके जो इंडिया में इस समय कितने हाई कोर्ट है, तो आपका इंडिया में 25 हाई कोर्ट है। हाल ही में आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट बना है अमरावती में। तो यहाँ पे पहले 24 थे, अब आपके 25 हो चुके हैं। तो यहाँ पे ओनली 2 आपका राइट होगा। देख लेते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या। तो केवल 2 आपका करेक्ट ऑप्शन है, 1 आपका गलत है, क्योंकि वर्तमान में भारत में आपके 25 उच्च न्यायालय है। नवीनतम कौन बना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हाई कोर्ट। तो 1861 में आपका एक अधिनियम आया था, जिसके तहत आपका 1862 में आपके भारत में पहले कुछ न्यायालय स्थापित किए गए थे, कुछ हाई कोर्ट, जिसमें आता है आपका कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। एक प्रश्न आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना होती है आपकी 1866 में। तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास की कब हुई थी, 1862 में। आपने सुना होगा कि 1857 में भारत में 3 यूनिवर्सिटी बनी थी, उनका नाम था आपका BMC, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका कलकत्ता हाई कोर्ट जो है पहले बन चुका था इलाहाबाद हाई कोर्ट से पहले। ओके, फिर आपका डिस्कस करते हैं कुछ और प्रश्न। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या क्या है। तो वर्तमान में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं आपके, तो 20, 21, 25 या 34। तो आप सभी को पता होगा कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य होते हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो 33 प्लस 1, तो टोटल आपके 34 न्यायाधीश है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है। वो आपके कौन है इस समय, आपको पता होगा कि हाल ही में बने, जिनका नाम है सूर्यकांत करके। तो ये आपके मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान समय में। और अगर हम देखें तो किस आर्टिकल में आता है हाई कोर्ट के बारे में, तो अनुच्छेद 124 बात करता है आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट, मैंने हाई कोर्ट बोल दिया था। तो संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार 34 प्लस 34 मतलब आपके टोटल न्यायाधीश है, जिसमें से आपका एक मुख्य है और 33 अन्य आपके न्यायाधीश है। पहले जब सुप्रीम कोर्ट बना था उसमें कितने थे, 7 + 1, टोटल 8 थे आपके। और फिर आपका देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न, जैसे कि
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव कितना होना चाहिए? यानी जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, अगर आपको उसका न्यायाधीश बनना है तो आपको हाई कोर्ट में कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ एडवोकेट? तो 10 इयर्स, 5 ईयर, 15 ईयर या 20 ईयर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो आपको 10 साल का क्या होना चाहिए? आपका जो हाई कोर्ट है वहां पे जो एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट यानी अधिवक्ता के रूप में। तो यह इसके अलावा आपको जो 24 क्लॉज 3 कुछ शर्तें बताते हैं, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा राष्ट्रपति की राय में आपको एक एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए यानी एक पारंगत विधिवेता होना चाहिए। तो 10 वर्ष आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मूव करते हैं अपने आज की कुछ अन्य प्रश्न पे। तो मूल क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय चुनौती। तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? भारत सरकार और राज्यों के बीच विवाद, संसद विधानमंडल चुनाव विवाद, सरकार और केंद्र शासित प्रदेश विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो मूल क्षेत्राधिकार जो ओरिजिनल जूरिसडिक्शन है आपका अनुच्छेद 131 में आपका आता है। तो यहाँ पे आपका कुछ चीजें आती है, देख लेते हैं। आपका संसद और विधानमंडल चुनाव विवाद आपका नहीं आएगा, 2 गया आपका यहाँ से। तो अब आपके पास आपका बचा है ये दोनों। तो भारत सरकार और राज्यों के बीच विवाद आपका आएगा। तो यहाँ पे आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो विवाद है वो भी आपका गया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो अनुच्छेद 131 में आपका मूल क्षेत्राधिकार आता है, जहाँ पे जो आपके क्या बोलता है, केंद्र बनाम राज्य, केंद्र बनाम प्लस राज्य बनाम अन्य राज्य। पहले तो केंद्र और राज्य के बीच अगर कोई डिस्प्यूट है, केंद्र और राज्य बनाम राज्य यानी राज्य बनाम राज्य के बीच कोई डिस्प्यूट है, राज्य बनाम राज्य, तो यहाँ पे केंद्र और राज्य दो राज्यों के बीच इस तरह से आपका आता है। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, 131 में आपका आता है। फिर आता है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आपका आता है? तो किस में आता है आपका? अभी हमने देखा था। तो किस में आता है? ये आता है आपका किसमें? मूल क्षेत्राधिकार में। ओके, यस। तो केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होता है वो आपका मूल क्षेत्राधिकार में आता है, 131 में आपका। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, मूल क्षेत्राधिकार। फिर आता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है तो मूल सलाहकार, अपीलीय और सलाहकार, मूल अपीलीय और सलाहकार। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास क्या क्या है? मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो यहाँ पे जो मूल क्षेत्राधिकार, वहां पे अगर केंद्र और राज्य के बीच आपका विवाद के संबंध में, राज्य के बीच विवाद, एक तरफ केंद्र है आपका दो और एक तरफ है आपका दो या दो से अधिक राज्य, तो ये 3 चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है मूल क्षेत्राधिकार में। फिर हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो वहां पे 132 से 136 तक आपका आता है। फिर आता है 143, जहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं वो आपका सुप्रीम कोर्ट से कुछ एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन वो आपकी बाध्यकारी नहीं है। 143 में आपकी आती है एडवाइजरी जूरिसडिक्शन यानी सलाहकार। ओके, तो यहाँ पे आपके राइट आंसर होंगे आपके ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर आपका 8वां प्रश्न करते हैं डिस्कस। तो कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? राज्यों के बीच विवाद, संविधान उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, केंद्र राज्य विवाद। तो आपको पता होगा कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो आपका हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में भी आता है और सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की में भी आता है। तो अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो अनुच्छेद 32 में आपको पता होगा संवैधानिक उपचारों का एक अधिकार है, जो कि खुद एक मौलिक अधिकार है और वो आपके अन्य जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करता है। तो वहां पे आपका जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहां पे आपकी 5 टाइप्स ऑफ रिट्स होती है। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं कि जब भी आपके मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है। आप बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट आप किस आर्टिकल के तहत आप जा सकते हैं? तो 226 के तहत आप उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस सेंस में जब हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो वहां पे
जो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट को आपकी अधिक पावर दी गई है। तो हाई कोर्ट को यहाँ पे कानूनी अधिकार के संबंध में भी पावर है और आपके मौलिक अधिकारों के सेंस में भी पावर है। तो यहाँ पे आपका हाई कोर्ट काफी पावरफुल है मौलिक अधिकारों के सेंस में। तो दो प्रकार के अधिकार वो आपके हाई कोर्ट के पास आते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है? अपने फैसले की समीक्षा करना, न्यायपालिका के कामकाज की समीक्षा करना, कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करना या संविधान की समयबद्ध समीक्षा। तो आपको पता होगा कि जो न्यायिक समीक्षा होती है यानी जुडिशियल रिव्यू, यानी डिसीजन को आपका रिव्यू करना, तो कानूनों की संवैधानिकता की वैधता की जांच करना। अगर कोई कानून जो है आपकी संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का वायलेशन करता है, तो वहां पे न्यायपालिका आपका क्या करती है, उसका रिव्यू करती है, चाहे वो उसका खुद का ही डिसीजन क्यों ना हो। तो कानूनों की संवैधानिकता की जांच करती है। अनुच्छेद 13 में आपका ये आता है, अनुच्छेद 21 में आता है और एक आपका अनुच्छेद 37 में आपका ये आता है। तो तीन जगह आपका न्यायिक समीक्षा के बारे में भारतीय संविधान में आपकी बात की गई है। तो अनुच्छेद 13 क्या बोलता है आपका, यदि कोई कानून संविधान विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड यानी शून्य घोषित कर सकती है। फिर आपका डिस्कस करते हैं आपका अन्य प्रश्न पे। तो कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की अनुमति देता है? तो यहाँ पे कौन सा जो आर्टिकल है वो आपका जो न्यायपालिका है उसका खुद का जो डिसीजन है उसको भी रिव्यू करना, उसको भी दोबारा देखना, उसकी मतलब बात करता है। तो 137, 138 या 139 या 140। तो यहाँ पे आपका आएगा 137। तो इसे आपका क्यूरेटिव पेटिशन आपका कहा जाता है या रिव्यू पेटिशन का आधार इसको माना जाता है, जहाँ पे जो न्यायपालिका है अपनी भूल को सुधारती है, क्योंकि कभी कभी आपका गड़बड़ हो जाती है, तो ताकि मानवीय भूल को आपका सुधारा जा सके और अपने खुद का जो डिसीजन है उसकी समीक्षा आपकी की जा सके। फिर आता है कौन सी अदालत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में आपकी जानी जाती है? केवल उच्च न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च और सर्वोच्च दोनों न्यायालय, जिला अदालतें। तो यहाँ पे जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दोनों आपकी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जाने जाते हैं। तो 215 आर्टिकल किसमें आएगा आपका, हाई कोर्ट से संबंधित। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 129 जो आर्टिकल है वो आपके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। जानते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जो जजमेंट होते हैं, प्रीवियस जो केसेस होते हैं, वो आपके मतलब एक रिकॉर्ड रहते हैं उनके पास। ओके, तो उसी को आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। निर्णय स्थायी रिकॉर्ड होते हैं, उन्हें न्यायालय की अवमानना के लिए आपका दंडित करने का अधिकार है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपने कई बार आपका सुना होगा। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के मामले पर सलाह देता है अपनी पहल पर, केवल यदि राष्ट्रपति ऐसी सलाह मांगते हैं, केवल मौलिक अधिकारों के लिए, केवल राष्ट्रीय हित में। लेकिन जब आपका हम 123 की बात करते हैं, 143 यानी जो एडवाइजरी जुडिक्शन होता है, तो वहां पे जो राष्ट्रपति होते हैं अगर कोई सवाल उनको कोर्ट से पूछना हो तो वहां पे पूछ सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति ने 14 सवाल आपके सुप्रीम कोर्ट से पूछे थे, जो कि आपकी काफी न्यूज में रहा था। तो वो आपका एडवाइजरी जुडिक्शन में यानी सलाह मांगते हैं, लेकिन ये सलाह आपकी राष्ट्रपति पे कोई बाध्य नहीं होती है और आपका कोई भी बाध्यकारी यहाँ पे आपकी नहीं होती है। काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो दिल्ली और कलकत्ता, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले इंडिया में अगर हाई कोर्ट जो आपके बने थे उच्च न्यायालय, वो बने थे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। 1862 में आपके स्थापित हुए थे। कहाँ पे? आपके बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट एंड कलकत्ता हाई कोर्ट आपका काफी इम्पोर्टेंट है। फिर अगर बात करते हैं किन दो राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय है, तो किन दो राज्यों का? आपको पता होगा कि दो या दो से अधिक जो राज्य है उनका एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है। आपने पढ़ा होगा 7th अमेंडमेंट 1956, जहाँ पे
बोला जाता है कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य है उनके लिए आपका एक ही गवर्नर, एक ही राज्यपाल आपका हो सकता है। वहीं पे आपका बोला गया था कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य है उनके लिए आपका एक ही हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि हरियाणा और जो पंजाब है उनका एक ही हाई कोर्ट है जिसका नाम है चंडीगढ़ में स्थित है आपका। तो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। दोनों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा न्यायालय के रूप में कार्य करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 231 231 के आपका तहत। ओके, फिर आता है केंद्र शासित प्रदेशों का उनके संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में मिलान कीजिए। तो पुदुचेरी आपके किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? फिर आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आपका आता है? लक्षद्वीप किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आपका आता है? और आपका दमन और द्वीप किस हाई कोर्ट में आता है? ओके, तो आपने अभी पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक जो राज्य है उनका एक ही कॉमन हाई कोर्ट भी आपका हो सकता है। तो जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो आपको पता होगा कि जो लक्षद्वीप है आपका वो आपका केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। पुदुचेरी जो है आपका तमिलनाडु यानी जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके अंतर्गत आता है। एंड फिर आता है आपका अंडमान और निकोबार, वो आपका किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? कलकत्ता उच्च न्यायालय। एंड दमन और द्वीप या नगर हवेली वो आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। मद्रास जो कि पुदुचेरी यहाँ पे आता है। अभी मैंने बोला था तमिलनाडु, वो आपका रॉन्ग है। फिर आता है आपका न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। तो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा आपका हटाया जा सकता है? केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल के परामर्श से मुख्यमंत्री, संसद में बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन हटा सकते हैं? न्यायालय जो न्यायाधीश होते हैं तो वहां पे उनपे महाभियोग नहीं लगता है, वहां पे उनको हटाया जाता है आपका साबित कदाचार और अक्षमता यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के द्वारा आपका संसद में बहुमत से आपका प्रस्ताव पारित किया जाता है, तब उनको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों सदनों से आपका स्पेशल मेजोरिटी से आपका प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू आपका 124 और 217, 124 क्लॉज 4 की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और आपका 217 हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकते हैं आपका संसद से, दोनों सदनों से आपका मेजोरिटी से। ओके, स्पेशल मेजोरिटी। फिर आता है आपका 17वां क्वेश्चन है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का तरीका सर्वोच्च न्यायालय के समान है। सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी न्यायाधीश भारत के किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा जो आंसर है वो राइट होगा? तो यहाँ पे आपका मतलब पहला वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। तो यहाँ पे दोनों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी है, बिल्कुल समान है। और दूसरा वाला आपका असत्य है क्योंकि पूर्ण प्रतिबंध केवल सुप्रीम कोर्ट के जजों पे है, हाई कोर्ट के जजों पे आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपका कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्ति के बाद। ओके, फिर आता है आपका 18वां क्वेश्चन का मतलब उन मामलों से है इससे पहले निचली अदालत में जाए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पे मूल न्यायाधिकार यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो आता है वो आपका काफी इम्पोर्टेंट ये इस बीच में आएगा। इन मामलों से है इससे पहले निचली जो अदालत है, निचली जो लोअर जो कोर्ट होते हैं वहां पे जाए बिना आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आपका जा सकते हैं। फिर आता है आपका सर्वोच्च अपराधिक, तो ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो वेतन होते हैं वो आपके भारत राज्य की जो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, और राज्य में जो हाई कोर्ट होता है उनका राज्य की संचित निधि से। तो यहाँ पे आपने कुछ इम्पोर्टेंट चीजें देखी जैसे कि 131 में आपका मूल क्षेत्राधिकार आता है। तो वहां पे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो केंद्र और राज्य के बीच, और केंद्र और 2 राज्यों के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ये आता है। रिट अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को दायरा देता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है वो आपका काफी संकीर्ण है और हाई कोर्ट का काफी बड़ा है आपका। फिर आता है अपीलीय 132 से आपका 136 तक। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को सलाह वाला 143 में, एंड
जब हम बात करते हैं कि कब कौन सा हाई कोर्ट बना, किसके अंतर्गत कौन सा हाई कोर्ट आपका आता है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि किसके अंतर्गत आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट। लक्षद्वीप की बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट। एंड आपका जो हम पुदुचेरी की बात करें तो ऊपर हमने देखा था किसके अंतर्गत आता है, पुदुचेरी आपका मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। एंड जो बॉम्बे है आपका, वो आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय भी आपका किसके अंतर्गत आता है, मद्रास हाई कोर्ट। तो 3 आपके मद्रास के अंतर्गत आते हैं। एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका यहाँ पे 2 के अंतर्गत है, एक तो कलकत्ता और केरल। फिर आता है पंजाब और हरियाणा, तो इन दोनों का आपका कॉमन है चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ओके, फिर आता है आपका न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया। हमने देखा कि बहुमत से हटाए जा सकते हैं दोनों सदनों से आपका स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। तो 100 सदस्य या अध्यक्ष मतलब प्रस्ताव सौंपते, प्रपोजल आता है, फिर आपकी इंक्वायरी कमेटी बैठती है, फिर रिपोर्ट आती है, फिर मतदान होता है दोनों सदनों में। एंड फिर राष्ट्रपति के द्वारा आपका हटाया जा सकता है 124(4) क्लॉज के अनुसार। फिर हमने बोला एपेक्स कोर्ट सबसे मतलब एपेक्स सबसे ऊपर कौन है आपका, सुप्रीम कोर्ट है। एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। ओके, उच्च न्यायालय 15 है हमारे पास हाई कोर्ट, और अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं वो आपका जिला और सत्र न्यायालय होते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट के अगर हम बात करें कि जो न्यायाधीशों की जो आयु की बात करें तो 65 एज यहाँ पे उच्च न्यायालय की आपकी 62 वर्ष है। और आपका एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में काम करना है, वहाँ पे जज बनना है, तो आपको 10 वर्ष का अधिवक्ता एडवोकेट एंड 5 वर्ष का न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पे बात करते तो 10 वर्ष का अनुभव, और न्यायिक सेवा में भी आपका 10 वर्ष का। वेतन की बात करें तो भारत की संचित नीति से, और हाईकोर्ट का वेतन राज्य की संचित नीति से, तो ये आपका दिया जाता है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।